हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना से दृष्टि 2020 की बुक, जो कि करंट अफेयर्स की बुक है। और यहाँ हम कवर कर रहे हैं 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स। फिलहाल हमारा चल रहा है पार्ट 11, जो कि है वैज्ञानिक परिदृश्य। चलिए दोस्तों, फिर पहले इंडेक्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गैस, यहाँ पे देखिए, हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक परिदृश्य भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके आगे हमारे पास है उत्तर प्रदेश विशेष, संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य। चलिए गैस, तो जहाँ तक हम कर चुके हैं उसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ये काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का क्या है 16वां पक्षी अभ्यारण्य हो गया है। तो इसमें लिखा है दिसंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसकी घोषणा तमिलनाडु के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई है। तो काजू वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने हेतु अधिसूचना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत जारी की गई है। तो यह आर्द्रभूमि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर एवं मरकनम तालुका में स्थित है। वनूर और मरकनम तालुका के 5151 हेक्टेयर संयुक्त क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। तो इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। फिर लिखा है कि यह आर्द्रभूमि काली पूंछ वाली चंचुकी, यूरेशियन कलरियू, सफ़ेद सारस आदि मध्य एशिया और साइबेरिया जैसे ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्रों के प्रवासी पक्षियों के लिए आहार स्थल है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं गाइस? जो मतलब क्या है, टाइम के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब साइबेरिया से इंडिया आ गए, फिर गर्मी का समय आया, या फिर सर्दियों में कहीं और चले गए। ठीक है। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट आपका है नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। तो 22 सितंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए। तो इसके तहत क्या है, 6 प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हो गए? ओजोन, नाइट्रोन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 एंड PM 10 के लिए और अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई है। फिर इसमें लिखा है ये दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों में कटौती के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता मानकों की सिफारिश करते हैं। WHO के नए मानक स्तर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है PM 2.5 की वार्षिक औसत कितनी लिखी है यहाँ पे? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ PM 10 की लिखी है 15। नाइट्रोजन गए से नाइट्रोजन है। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत यहाँ पे लिखी है 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। सल्फर डाइऑक्साइड की भी यहाँ पे लिखी है 40। कार्बन मोनोऑक्साइड 4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ओजोन की देखिए कितनी है गए 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो इसमें लिखा है भारत में वायु की गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS को निर्धारित किया है। अब नेक्स्ट अब बात करेंगे स्मोक टावर की। तो 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मोक टावर का उद्घाटन किया। तो नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, राइट। फिर लिखा है स्मोक टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। आनंद विहार में स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मोक टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, अर्थात प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है और निचले भाग से साफ हवा बाहर आती है। टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में
NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण PRANA नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो इसमें लिखा है ध्यान है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्मोक टावर नंबर 2021 में नोएडा में स्थापित किया गया। ठीक है, नवंबर 2021 में। इसमें लिखा है कि अन्य स्मोक टावर की बात करते हैं तो इसमें लिखा है 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि चंडीगढ़ में स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया था। 23 अगस्त 2021 को स्मोक टावर का उद्घाटन कैनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है आपका कि पराग कैलेंडर, तो 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया। तो भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का ये प्रथम प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्ष तक हवाई और वायु जनित पराग और इससे मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। तो पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई वायु जनित पराग कणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो परागकण नए जैविक संरचनाएं होती हैं जिसकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश का एलर्जी का कारण बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रथम ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व। तो 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। तो गाइस ड्यूगोंग संरक्षण क्षेत्र का जो क्षेत्रफल केंद्र का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में विस्तारित है। इसमें लिखा भारतीय वन्यजीव संरक्षण के अनुसार ड्यूगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ड्यूगोंग अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची यानी कि जो रेड लिस्ट है उसमें जो है वनरेबल यानी कि सुभिद्ध श्रेणी के अंतर्गत है। फिर ड्यूगोंग एक क्या है, एक स्तनपायी जलीय जीव है जिसे हम क्या बोलते हैं, समुद्री गाय भी बोलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ड्यूगोंग दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। चलिए शीशा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। तो इसमें लिखा है 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात UNEP ने यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश था। उल्लेखनीय कि शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत जो है आपकी 1922 में हुई थी और 1970 तक जो है संपूर्ण विश्व जो है शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। तो वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सभी हित धारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध क्या है, स्वच्छ ईंधन एवं वाहन अभियान जो है प्रारंभ किया। फिर यहाँ पे लिखा है रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुए। तो लिखा है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो है 44वां जो है बैठक हुई, वार्षिक बैठक हुई। कब हुई है, 16 से 31 जुलाई 2021 को। तो इसके मध्य क्या है, चीन के फुझोऊ मतलब ये क्या चीन के फुझोऊ में संपन्न हुई। और इसमें उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में विश्व भर के 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों में जो है 29 जो है सांस्कृतिक और 5 जो है प्राकृतिक स्थल सम्मिलित हैं। तो गौरतलब है कि इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के जो है 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी होगी, 1154। ठीक है, इस जिसमें से 897 जो है सांस्कृतिक स्थल है और 218 जो है आपका प्राकृतिक स्थल है और जो 39 है वो मिश्रित स्थल है। ओके, ध्यान रखिए कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। तो ये भी एक आप
अपने आप में क्या हो गई, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। गौरतलब है कि उसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इसी के साथ क्या है कि ये विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तीसरा, मतलब तीसरा स्थल बन गया। तो ऐसे दो अन्य स्थल की अगर बात करें, जर्मनी की क्या आपकी ड्रेसडेन स्थित क्या है एल्ब घाटी, और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी। तो इन दोनों ने भी जो विश्व धरोहर स्थल का जो दर्जा है उसे खो दिया। तो विश्व धरोहर समिति की जो है 44 बैठक के दौरान भारत के दो नए स्थल यानी कि रामप्पा मंदिर कहाँ पे है आपका, तेलंगाना में है, और सैंधव स्थल कौन सा, धोलावीरा, गुजरात को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। तो इसमें लिखा है जो रामप्पा मंदिर है उसको भारत का 39वां और धोलावीरा को 40वां जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो इसी के साथ भारत में जो है कितने हो गए विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गए, 40। ठीक है, तो भारत ने जो है विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब में भी अपनी जगह बना ली है। तो भारत के कुल 40 स्थलों में जो 32 है वो है आपके सांस्कृतिक स्थल है, और जो 7 है वो है प्राकृतिक स्थल, और एक जो है आपका मिश्र श्रेणी में है। अब लिखा है सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिसमें कम से कम 40 स्थल जो है यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए। तो देखिए इटली के कितने हैं आपके 58 है, फ्रांस के कितने 49 है, जर्मनी में 51 है, स्पेन 49, और चीन में हो गए आपके 56, और सुपर 40 में अब भारत भी शामिल हो गया। इसमें लिखा है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। तो इसमें काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का यह अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 में जो है काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। तो 40 वर्ष तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इसका जो है निर्माण रामप्पा मंदिर रख दिया गया। ठीक है, नामकरण जो है रामप्पा मंदिर किया गया है, और यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है, और इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। तो शिव मंदिर होने के कारण इसे क्या है, रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा गया। इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का क्या है, पहला स्थल हो गया। पाकिस्तान स्थित जो मोहनजोदाड़ो है प्रथम हड़प्पा स्थल है जिसे जो है 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो हालांकि बात ये हो गई कि ये कहाँ है, पाकिस्तान में। भारत का कौन सा आ गया, धोलावीरा फर्स्ट है। अब एक गौरतलब है कि सिंधु सभ्यता के 5वां जो सबसे बड़ा नगर है ये, ठीक है, धोलावीरा। इसमें लिखा भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाल वाला ही ऐसे हड़प्पा कालीन स्थल है जो धोलावीरा से बड़े हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पे है धोलावीरा। ध्यातव्य है कि धोलावीरा की खोज जो है 1967 से 68 में जो है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी, आपने ऐसे पढ़ा होगा जेपी जोशी, बहुत सारी बुक में लिखा है जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, तो यह कच्छ के महान रण में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। तो गुजरात में स्थित अन्य जो है विश्व धरोहर स्थल की अगर बात करें तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हो गया, और उसके बाद है चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क हो गया, रानी की वाव हो गया। ठीक है, अब लिखा है विश्व धरोहर समिति में 44वीं बैठक के दौरान रोमानिया के रोसिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ जो है संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में कुल कितने 52 स्थल शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है यहाँ पे 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता। चलिए देखें क्या है ये कहानी। तो इसमें लिखा है गाइस 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को CATS की मान्यता जो है प्रदान की गई। तो भारत के जिन 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है उसका विवरण देख लेते हैं। 14 के नाम देखते हैं। एक हो गया मानस, काजीरंगा, औरंग,
ये तीनों कहाँ हैं, आपको मिलेंगे असम में। फिर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, कान्हा है, पन्ना है। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा पेंच, वाल्मीकि बिहार में मिलेगा, दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में। फिर है परम्बिकुलम जो है आपका केरल में है, मधुमलाई और अन्नमलाई आपको तमिलनाडु में मिलेगा, बांदीपुर जो है आपको कर्नाटका में मिलेगा। ठीक है, अब लिखा है इन 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व जो है भारत के 3 अन्य स्थलों को भी जो है CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये 3 स्थल कौन से हैं? लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड में हो गया, रामनगर वन प्रभाग भी आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। उसके बाद लिखा है 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। तो उल्लेखनीय है कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान तथा सिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान को भी जो आपका CATS की मान्यता प्राप्त है। तो इसमें 13 टाइगर रेंज देश देख लेते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन एंड रशिया। आप अधिकतर देखेंगे सारे कहाँ पे है? एशिया में। चलिए यहाँ पे लिखा है CATS की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो बाघ अभ्यारण्य बाघ संरक्षण से संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक और स्वतंत्र योजना है। तो वास्तव में यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघ के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये योजना 13 टाइगर रेंज देशों की बाघ संरक्षण क्षेत्रों में जो है प्रबंध की प्रभावकारिता में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो CATS को जो है आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था और बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु 7 स्तंभों 17 तत्वों में व्यवस्थित किया गया है। तो ये जो है वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्य यानी कि T/2 का भी महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देश यथा बांग्लादेश हो गया, भूटान, चाइना, भारत, मलेशिया, नेपाल एंड रशिया द्वारा जो CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। अब लिखा है देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें जो है बाघ अभ्यारण्य 5वें बाघ अभ्यारण्य की जो है स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है। इस बाघ अभ्यारण्य का नाम देखिए क्या है? श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। ठीक है, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। और ये देश का कौन से नंबर का है? 51 नंबर का है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में बात करें तो 5th नंबर का है। और इसमें लिखा है श्री विल्लुपुथुर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य और मेघामलाई जो है मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के तो ये लिखा है गाइस 1,01,657 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित कर इस बाघ अभ्यारण्य का सृजन किया गया है। ज्ञात है कि वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया था, जो कि विश्व का कौन सा भारत का कौन से नंबर का था? 58 नंबर का था, 50वें नंबर का था। अब लिखा है श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य। तो ये इन दोनों को मिला के किया गया है। ठीक है, अब इसमें लिखा है इसमें आंतरिक क्षेत्र लगभग जो है इसमें 641 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र इसमें कितना है आपका 374 किलोमीटर और संपूर्ण बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्र कितना हो गया आपका 1016 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस अच्छा चलिए यहाँ पे है तमिलनाडु में स्थित जो 5 जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए गाइस एक तो हो गया आपका 17वें नंबर पे जो है वो है कलक्कड़ मुंडनथुरई जो 2007 में बना था, इसका क्षेत्रफल भी लिखा हुआ है। फिर 29 नंबर का है अन्नामलाई 2007 में इसको भी दर्जा मिला था, बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था। और इसमें 36 नंबर पे है मुदुमलाई जो कि 2007 में ही आया है। 42 नंबर पे है सत्यमंगलम 2013 में। और फिर अभी जो 51 नंबर पे है वो है श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई जो कि 2011 में। अभी नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की जो संख्या थी वो 2967 थी। ठीक है, बाद में बाघों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कितनी है आपकी? 526 है। ठीक है, सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है एवं महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या कितनी है? 6। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है रक्षा विज्ञान। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है गगन का उड़ान परीक्षण। चलिए तो इसमें लिखा है कि 28 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा गगन प्रणाली का सफलतापूर्वक क्या किया गया? उड़ान परीक्षण किया गया। तो ये उड़ान परीक्षण जो है आपका किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान से किया गया। कहाँ से गाइस? राजस्थान किशनगढ़ हवाई अड्डा। ये सफल परीक्षण भारतीय नागरिक उड्डयन
के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का जो है पहला देश बन गया है। ठीक है, पहला देश बन गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह उपलब्धि गगन GPS एडेड GEO ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन आधारित LPVG, ठीक है, लोकेलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त की है। तो इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई। तो इंडिगो ने 27 अप्रैल 2022 को गगन का उपयोग करके जो है ATR-72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर क्या है, लैंड करवाया। तो गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। ठीक है, तो इसे जो है AI और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिए निर्मित अपनी तरह की पहली प्रणाली है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्व में केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली उपलब्ध है। देखिएगा इस कौन कौन सी, तो एक तो यही हो गया गगन जो कि भारत का है। फिर इसमें लिखा है वास WAS जो कि अमेरिका का है। EGNOS ये यूरोप का है। MSAS, ठीक है, जापान का। फिर इसमें लिखा है ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है 22 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को तटरक्षक बल में शामिल किया गया। किसे? ऊर्जा प्रवाह को। तो यह पोत तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 केरल और माहे के संचालन कमान के अधीन होगा। ऊर्जा प्रवाह 1.85 मीटर ड्राफ्ट के साथ जो है 36.96 मीटर लंबा है। ये पोत जो है 50 टन पोत ईंधन और 10 टन विमानन ईंधन वहन करने में सक्षम है। फिर इसमें लिखा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो 30 मार्च 2022 को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सैन्य संस्करण ने पुनः अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने उच्च गति से हवाई लक्ष्यों को सीधे आघात कर ध्वस्त कर दिया। तो उड़ान परीक्षणों के समापन के पश्चात अब इस मिसाइल का विकासात्मक चरण पूरा हो गया। फिर इसके पूर्व 27 मार्च 2022 को भी इस मिसाइल प्रणाली का 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारतीय थल सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले MRSAM मिसाइल के संस्करण का विकास संयुक्त रूप से DRDO इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। फिर 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्य दूरी की सतह से वायु या हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली इकाई वायु सेना स्टेशन जैसलमेर राजस्थान को सौंपी। इस मिसाइल प्रणाली का विकास DRDO तथा IAI के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। 4.5 मीटर लंबी 2 मैक की गति वाली यह मिसाइल 70 किलोमीटर के परास में एक साथ अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है कि हंस NG नई पीढ़ी का प्रशिक्षण विमान। तो 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के मध्य भारत के प्रथम स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान हंस NG की समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यह परीक्षण पुडुचेरी में किया गया और इस प्रकार इस विमान ने DGCA द्वारा टाइप प्रमाणन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। तो इसके पूर्व 3 सितंबर 2021 को हंस NG तो यहाँ लिखा है हंस न्यू जनरेशन NG मतलब न्यू जनरेशन विमान की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बेंगलुरु स्थित HAL एयरपोर्ट के उड़ान भरने के उपरांत विमान ने 80 नॉट की गति से 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की और इस विमान का विकास जो है CSIR की एक संघटक प्रयोगशाला CSIR राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा किया गया है। और हंस NG एक 2 सीटों वाली परीक्षण विमान है। तो हंस प्रशिक्षण विमान का उन्नत संस्करण है। ठीक है, कौन सा? हंस NG। उल्लेखनीय कि हंस विमान की प्रथम उड़ान 1993 में संपन्न हुई थी। तो हंस NG की अद्वितीय विशेषताओं में एक आरामदायक कैबिन के साथ ग्लास कॉकपिट शामिल है। भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध,
9 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारत में ड्रोन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह आदेश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। तो इस अधिसूचना के तहत CBU या CKD कंप्लीटली बिल्ड अप या CBU CKD सेमी नॉक्ड डाउन या CKD, ठीक है, SKD CKD कंप्लीटली नॉक्ड डाउन रूपों में किसी भी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें लिखा हालांकि निम्न संस्थानों निर्माताओं को CBU SKD CKD प्रारूपों में ड्रोन के आयात की अनुमति होगी। सरकारी संस्थाओं, दूसरा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास संस्थाएं एंड अनुसंधान और विकास उद्देश्य हेतु ड्रोन निर्माता। इसमें लिखा है कि रक्षा एवं सुरक्षा उद्देश्य हेतु ड्रोन के आयात की अनुमति होगी। ड्रोन घटकों यानी कि आपका ड्रोन कंपोनेंट के आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। तो गाइस यहाँ लिखा है, देखिए, देश का पहला ड्रोन स्कूल। तो 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर 2021 को राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। फिर इसमें लिखा अन्य 4 जो शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। इसमें लिखा महत्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। फिर है रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही यह विद्यालय ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होंगे। चलिए, अब लिखा है कैबिनेट बजट 2022-23 ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन। तो ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट बजट 2022-23 में 2 नई योजना ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन की घोषणा की गई। तो ड्रोन शक्ति के तहत क्या है, स्टार्टअप के माध्यम से ड्रोन के एक सेवा के रूप में उपयोग को सुविधाजनक बनाने एवं उसे बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसमें लिखा है फसलों के मूल्यांकन, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाली विशाल मानव रहित विमान प्रणाली का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी। अब इसमें लिखा है प्रलय, भारत की नई मिसाइल। तो इस 22 एवं 23 दिसंबर 2021 को DRDO ने एक नई मिसाइल प्रलय के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। ये परीक्षण ओडिशा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये प्रथम अवसर था जब भारत में लगातार 2 दिनों के अंतराल पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। तो इसमें लिखा 22 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त किया। फिर 23 दिसंबर 2021 को प्रलय मिसाइल का दूसरा उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें लिखा परीक्षण इस मिसाइल की सटीकता और क्या है मारकता को सिद्ध करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वजनी विस्फोटक शीर्ष के साथ एवं भिन्न रेंज के लिए किया गया। इसमें लिखा है प्रलय एक क्या है सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल ठोस प्रणोदक यानी कि आपका सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होती है। ये मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसकी जो मारक दूरी है वो 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन PDV नामक एक वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें यह मिसाइल चीन की डांगफेंग 12 तथा रूस की 9K-720 इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य है। ये दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब हम बात करेंगे INS खुखरी सेवा मुक्त हो गया।
और इसमें लिखा है कि 23 दिसंबर 2021 को आईएनएस खुखरी को सेवा मुक्त किया गया। आईएनएस खुखरी पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक क्या था, कॉर्वेट था और इसका निर्माण जो है आपका माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसको आईएनएस खुखरी को पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त था। सेवा काल के दौरान आईएनएस खुखरी ने 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की है, जो पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का 3 गुना या 30 बार जो है विश्व की परिक्रमा करने के बराबर है। तो ये कॉर्वेट भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबद्ध है। फिर इसमें लिखा है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। तो 18 दिसंबर 2021 को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह परीक्षण ओडिशा तट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस मिसाइल का द्वितीय परीक्षण था। उल्लेखनीय है कि 28 जून 2021 को इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। तो अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली जो है मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता कितनी, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ये नई पीढ़ी की जो है परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। ये मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन क्या है, 23 से 25 टन तक है और ये 2 चरणों वाली क्या है, कनस्तरीकृत मिसाइल है जो ठोस प्रणोदक से युक्त है। विश्लेषक अग्नि P को चीन की DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखते हैं। इसमें लिखा है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो 11 दिसंबर 2021 को स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि SAND मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना ने पोखरण रेंज कहाँ पे, राजस्थान में किया। तो इस मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वय और उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। हवा से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 10 किलोमीटर है और ये मिसाइल है एक अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव तकनीक से सुसज्जित है, जो सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। अब यहाँ लिखा है शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनी 2020 सिप्री। तो 6 दिसंबर 2021 को वर्ष 2020 में विश्व में शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक और सैन्य सेवा प्रदाता कंपनी की सूची जारी की गई। तो इस रिपोर्ट को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था सिप्री द्वारा जारी किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी शस्त्र उत्पादक और सैन्य सेवा प्रदाता कंपनी की कुल शस्त्र बिक्री वर्ष 2020 में कितनी, $531 बिलियन दर्ज की गई है। तो 2019 की तुलना में 2020 में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई। 2020 में विश्व की शीर्ष 100 शस्त्र उत्पादक और सैन्य सेवा प्रदाता कंपनियों की रैंकिंग में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। तो भारत की कंपनियां कौन कौन सी हैं गाइस, एक तो हो गई आपकी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी हो गई आपकी IOF यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और फिर थर्ड हो गई BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, तो वर्ष 2020 में शीर्ष 2 कंपनियों की हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 1.2% है। अब लिखा भारतीय कंपनियों का जो स्थान देखते हैं तो 42 नंबर पे HAL है, 68 नंबर पे IOF है एंड 66 नंबर पे BEL है। चलिए सिप्री की बात करते हैं। शीर्ष 5 शस्त्र उत्पादक और सैन्य सेवा प्रदाता कंपनी 2020 की बात करते हैं। तो रैंक कंपनी देश और शस्त्र बिक्री 2020 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2020 की भी रैंक दे रखी है गाइस और 2019 की भी रैंक दे रखी है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्प कहाँ की है, कंपनी की है। और इसकी जो देखिए इसमें लिखा है शस्त्र बिक्री 2020 में कुल बिक्री का प्रतिशत दे रखा है 89% है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सेकंड नंबर पे 2020 की देखते हैं, आप 2019 की देख लीजिए। सेकंड नंबर पे कौन सी है, रेथियन टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका की है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपकी है बोइंग है अमेरिका की। फोर्थ नंबर पे है नॉर्थरोप ग्रुमान कॉर्प अमेरिका की। और फिफ्थ नंबर पे है जनरल डायनेमिक्स कॉर्प जो कि है अमेरिका की। यानी कि हम देख रहे हैं कि पांचों की पांचों अमेरिका की। अब इसमें लिखा है पिनाक ER का सफल परीक्षण। ओके, दिसंबर 2021 में पिनाक ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। तो इसके साथ ही एरिया डिनायल
और न्यू इंडिजीनस फ्यूज यानी नव स्वदेशी विस्फोटक का भी सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण पोखरण रेंज राजस्थान में संपन्न हुआ। पिनाक हेतु एरिया डिनायल म्यूनिशंस यानी कि ADM को ARDE पुणे द्वारा डिजाइन किया गया है। पिनाक रॉकेटों के लिए फ्यूजों का विकास ARDE पुणे द्वारा किया गया है। पिनाक एक मुक्त उड़ान वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। DRDO द्वारा विकसित पिनाक मार्क 1 प्रणाली की मारक क्षमता 38 से 48 किलोमीटर है और पिनाक 2 की अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर है। इसमें DRDO ने पिनाक मार्क 2 को निर्देशन, नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली से युक्त कर निर्देशित पिनाक रॉकेट प्रणाली का विकास किया है, जिसकी मारक दूरी 75 किलोमीटर तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ये पिनाक रॉकेट प्रणाली का विस्तारित संस्करण या फिर पिनाक ER है। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम ER। फिर इसमें लिखा है INS वेला नौसेना में शामिल। तो 25 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर आयोजित एक समारोह में स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का अंग होगी। INS वेला जो है आपका भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। तो ये एक क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है जो रडार की पहुंच से बचकर निकल सकती है। फिर इसमें लिखा है आपका स्टिंगरे परिवार से संबंधित एक भारतीय मछली के नाम पर जो है INS वेला का नाम रखा गया है। फिर उल्लेखनीय है कि इसी नाम की एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना में वर्ष 1973 से 2010 के मध्य तैनात थी। फिर से स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी है, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। द्वितीय पनडुब्बी INS खंदेरी की भारतीय नौसेना में तैनाती कब हुई थी आपकी? 2019 में हुई थी। और इसी श्रेणी की जो है तृतीय पनडुब्बी की जो तैनाती नौसेना में कौन सी है? तृतीय पनडुब्बी है INS करंज। ठीक है, तो गाइस फिर से चलते हैं। पहली है INS कलवरी, दूसरे नंबर पे है INS खंदेरी और थर्ड नंबर पे INS करंज। तो इसकी नौसेना में इसे शामिल किया गया था 10 मार्च 2021 को, सबसे लास्ट वाली। अभी जो फोर्थ नंबर की है वो हम पढ़ रहे हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा, अब देखिए प्रोजेक्ट 75 है क्या है। तो वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो चौथी वाली तो अभी हम पढ़ ही रहे थे। ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। ये 6 पनडुब्बी कलवरी हो गई, खंदेरी हो गई, करंज हो गई, वेला हो गई, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वेला का हुआ है, तो वागीर एंड वागशीर हो गई। ठीक है, तो ये 4 तो हो गई। अभी ये वाली और ये वाली बची। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की इन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2005 में भारत और फ्रांस के साथ के मध्य जो है $3.75 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गाइस देखिए, इन 6 में से हमने 4 तो कर लिए हैं, मतलब हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी वागीर बची है और वागशीर बची है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर INS वागशीर का जलावतरण। तो इसमें लिखा है 20 अप्रैल 2022 को मुंबई स्थित मझगांव डॉक, ये भी वही देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, ये वागशीर। ठीक है, आ जाते हैं प्रोजेक्ट 75 में वागशीर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो 20 अप्रैल 2022 को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS वागशीर को जलावतरण किया गया है और ये पनडुब्बी पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का अंग होगी। ठीक है, अंग होगी, अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ इसका जलावतरण किया गया है। तो INS वागशीर भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित जो है 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में अंतिम पनडुब्बी है। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रिक संचालित स्टील्थ पनडुब्बी है और वागशीर का नामकरण जो है आपका सैंडफिश परिवार की एक मछली के नाम पर किया गया है। दैत है कि इस नाम की एक रूस द्वारा निर्मित पनडुब्बी भारतीय नौसेना में 1974 से 1997 के मध्य तैनात थी। अब लिखा है INS, इसमें लिखा है INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल। ओके,
तो 21 नवंबर 2021। देखिए एक होता है जलावतरण और एक वो उस भारतीय नौसेना में शामिल होना, वो दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये शामिल हो गई है। तो इसमें लिखा है कि 21 नवंबर 2021 को मुंबई स्थित नौसेना पोतगाह में आयोजित एक समारोह में क्या होता है, INS विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापट्टनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा जो है डिजाइन किया गया है। इस पोत के निर्माण में स्वदेशी इस्पात DMR 249A का प्रयोग किया गया है। ये पोत लगभग जो है आपका 75% स्वदेशी उपकरण द्वारा निर्मित है। 163 मीटर की कुल लंबाई, 17 मीटर चौड़ाई और 7,400 टन से अधिक वजन के साथ ये भारत निर्मित सबसे बड़े क्या है विध्वंसक युद्ध पोतों में से एक है। फिर इसमें लिखा है ये पोत जो है संयुक्त गैस और गैस विन्यास में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये पोत जो है 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। अब बात करेंगे हम परियोजना 15B की। तो परियोजना 15B के तहत वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत का निर्माण किया जा रहा है। तो इस परियोजना के तहत निर्मित पोतों को विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक युद्ध पोतों के नाम से भी जाना जाता है। तो परियोजना है उसके तहत जो है आपके निर्मित एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत INS विशाखापट्टनम का जलावतरण जो है 20 अप्रैल 2015 को संपन्न हुआ था, ठीक है। जबकि इस श्रेणी के दूसरा जो है INS मोरमुगांव का जलावतरण जो है आपका 17 सितंबर 2016 को हुआ था। और इस श्रेणी की 2 अन्य कौन से हैं आपका INS इम्फाल और INS सूरत। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, INS विशाखापट्टनम का जलावतरण कब हुआ था, 2015 में ही हो गया था, लेकिन भारतीय नौसेना को अब जो है सौंपी गई है, ठीक है। कब सौंपी गई है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ कब सौंपी गई है आपकी 21 नवंबर 2021 को। जलावतरण 2015 में हो चुका था, ठीक है। तो जलावतरण अलग है और सौंपना अलग है। अब लिखा है आपका रुस्तम 2 ड्रोन। तो इसमें लिखा है 13 नवंबर 2021 को DRDO ने रुस्तम 2 ड्रोन के स्वायत्त रूप से उड़ान भरने एवं लैंड करने की क्षमता का सफल परीक्षण किया। परीक्षण जो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। तो रुस्तम 2 को तपस BH-201। तो गाइस तपस की फुल फॉर्म यहाँ देख लेते हैं। इसमें लिखा है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड हॉरिजॉन 201 तो नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान है कि अक्टूबर 2020 में DRDO ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम इस स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण जो है चित्रदुर्ग कहाँ कर्नाटक में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है रुस्तम 2 एक जुड़वा टर्बोप्रोप संचालित ड्रोन है जिसे निगरानी और टोही मिशनों के लिए विकसित किया गया है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर है। फरवरी 2018 में प्रयोक्ता विन्यास में इसका जो है प्रथम परीक्षण संपन्न हुआ था। फिर रुस्तम 2 अधिकतम जो है 22,000 फीट की ऊंचाई तक तथा लगातार जो है 20 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। अब बात करेंगे INS तुशील का जलावतरण। यहाँ पे भी देखिए ना सौंपा नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ जलावतरण हुआ है तुशील। फिर इसमें लिखा है 28 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट 1135 के तहत निर्मित 7वें युद्धपोत INS तुशील का जलावतरण यांतर शिपयार्ड कालिनिनग्राद रूस में संपन्न हुआ। जलावतरण समारोह के दौरान ही इस युद्धपोत को औपचारिक रूप से तुशील नाम दिया गया। कहता है कि तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षा कवच। रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी की स्टील्थ निर्देशित मिसाइल युद्धपोत का डिजाइन एवं निर्मित किया गया। नवंबर 1997 में भारत और रूस के मध्य हुए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करार के तहत तलवार श्रेणी के पहले 3 युद्धपोत यथा INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तवर की भारतीय नौसेना में तैनाती हो चुकी है। 2006 में भारत सरकार रूस के मध्य हुए करार के तहत निर्मित तलवार श्रेणी की 3 और युद्धपोत INS तेग, INS तरकश, INS त्रिखंड वर्तमान में भारतीय नौसेना में सक्रिय है। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तीसरे बैच में
2 और युद्धपोत का निर्माण वर्तमान में रूस के यामतर शिपयार्ड पर किया जा रहा है। तलवार श्रेणी बैच 3 का 7वां और 8वां युद्धपोत क्रमशः INS तुशील और INS तमला है। आज भारतीय तटरक्षक पोस्ट सार्थक, तो इसमें लिखा है 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तट रक्षक पोत, क्या नाम है, सार्थक, को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया। फिर ICGS सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित होगा और कमांडर तट रक्षक क्षेत्र के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर संचालित होगा। ज्ञात है कि ICGS सार्थक भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का चौथा पोत है। तो गाइस इसके अन्य पोतों की बात करें तो ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजग और ICGS सक्षम। इसमें लिखा है 2450 टन वजनी ये पोत जो है 105 मीटर लंबा और 9100 किलो वॉट के 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है। फिर 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अग्नि 5 का सफल उड़ान परीक्षण, तो 27 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। तो 17.50 मीटर लंबी और 50 टन वजनी अग्नि 5 एक क्या है, त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र है। फिर इसमें प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। अब ये लिखा, ये ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से लेकर 1.5 टन पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक क्या है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी आरंभिक मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 का पहला विकासात्मक परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को और दूसरा 15 सितंबर 2013 को संपन्न हुआ था। अग्नि 5 का तीसरा सफल उड़ान परीक्षण जो है आपका व्हीलर द्वीप से 13 जनवरी 2015 को संपन्न हुआ था। तो इस तृतीय परीक्षण की खास बात ये थी कि ये कनस्तर के सहारे किया गया अग्नि 5 का पहला परीक्षण था। 26 दिसंबर 2016 को इस मिसाइल का चौथा परीक्षण संपन्न किया गया और 2018 में 18 जनवरी 3 जून और 10 दिसंबर को अग्नि 5 का 3 और परीक्षण संपन्न हुए। अब इसमें हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, तो 22 अक्टूबर 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित ITR एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। तो अभ्यास का यह जो है उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों का हिस्सा है। यह स्वदेशी लक्ष्य विमान पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात भारतीय सशस्त्र सेनाओं की उच्च गति के हवाई लक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभ्यास को DRDO की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। सब सोनिक गति से लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए ये वाहन गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। अच्छा, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A, तो 23 सितंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना हेतु 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों की आपूर्ति के लिए भारी वाहन कारखाना अवड़ी चेन्नई को आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सुपुर्द किया जाएगा। तो इस टैंक का निर्माण DRDO की जो चेन्नई स्थित प्रयोगशाला है कॉम्बैट व्हीकल एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। अर्जुन मार्क 1A के निर्माण में देश के 15 अकेडमी संस्थानों, 8 लैबोरेटरी तथा कई सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों ने भाग लिया है। MBT अर्जुन मार्क 1A टैंक को इसके पूर्व संस्करण MBT अर्जुन मार्क 1 में 14 विशिष्ट सुधार करके तैयार किया गया है। मार्क 1A संस्करण स्वदेशी रूप से विकसित फिन स्टेबलाइज आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्ड सैबोट प्रणाली से लैस है।
FSAPDS प्रणाली गोला बारूद को तीव्र गतिज ऊर्जा के साथ जो है फेंकने में सक्षम प्रौद्योगिकी है। इस टैंक को खास रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इसका अत्यधिक वजन उसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में बाधक है। अब लिखा है INS ध्रुव की तैनाती की बात करें तो इसमें लिखा है 10 सितंबर 2021 को विशाखापट्टनम स्थित HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से जो है सेवा में शामिल किया गया है। INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। इस प्रकार भारत ऐसी नौसेना क्षमता से लेस चुनिंदा देशों में शामिल है। लाइक यहाँ पे कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस इस श्रेणी में शामिल है। उल्लेखनीय है कि इस पोत को क्या है VC11184 कोड नाम से विकसित किया गया है। अब हम बात करेंगे चैफ प्रौद्योगिकी। 19 अगस्त 2021 को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। जोधपुर स्थित DRDO की रक्षा प्रयोगशाला में DRDO की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्ट्रिज 118I को विकसित किया गया है। इस तकनीक में विमानों की सुरक्षा हेतु क्या लिखा? काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम यानी कि CMDS का उपयोग किया गया है। ये इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने 21 जुलाई 2021 को पुनः 23 जुलाई 2021 को उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यात है कि 25 जनवरी 2021 को आकाश NG मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया। आकाश NG मिसाइल आकाश और आकाश IS श्रृंखला की मिसाइल है। तो गाइस ये लिखा है कि ये मिसाइल दोहरे प्लस यानी कि डुअल प्लस ठोस ईंधन रॉकेट मोटर, एक कनिस्त्रकृत लॉन्चर और एक AESA रडार से युक्त है। यहाँ परंपरागत आकाश मिसाइल का वजन जो है आपका 720 किलोग्राम है और नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल है उसका वजन है 350 किलोग्राम। अब लिखा है आकाश NG मिसाइल का एक प्रमुख विशेषता इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है। जहाँ परंपरागत आकाश मिसाइल पुरानी रैमजेट मोटर से लैस है, वहीं आकाश NG मिसाइल जो है द्वि प्लस ठोस रॉकेट मोटर से लगी हुई है इसमें। ठीक है, आकाश NG मिसाइल 80 किलोमीटर दूरी तक स्थित शत्रु के लड़ाकू विमान को चिन्हित कर सकती है। ठीक है, जब शत्रु का लड़ाकू विमान जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो आकाश NG मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो मात्र 1 मिनट की अवधि में 30 किलोमीटर की दूरी तक तय कर लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। ध्यात है कि आकाश मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में तथा 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया। अब बात करेंगे आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो 27 सितंबर 2021 को DRDO द्वारा रक्षा मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा तट मतलब स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ठीक है ITR से सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को जो है रोक कर उसे नष्ट कर दिया और आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है। उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन लाने के लिए अन्य सुधार भी किए गए हैं। और इसमें लिखा है MPATGM का सफल परीक्षण। तो 21 जुलाई 2021 को DRDO ने मानव द्वारा MPATGM सफल परीक्षण किया मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऐसा मिसाइल को एक मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया। इस परीक्षण के तहत मिसाइल ने लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्ण परिशुद्धता के साथ ध्वस्त कर दिया। फिर है इसमें लिखा MPATGM स्वदेश विकसित कम वजनी यानी कि 15 किलोग्राम से भी कम दागे और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है। ठीक है, इस मिसाइल की जो मारक दूरी है 2.5 किलोमीटर है और ये मिसाइल जो है लघुकृत इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स से युक्त है, जो क्रमशः लक्ष्य की पहचान करने और मिसाइल को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर लिखा DRDO और
VIM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तृतीय श्रेणी की इस मिसाइल का प्रथम परीक्षण जो है 15 सितंबर 2018 को किया गया और 11 जनवरी 2022 को DRDO ने MP-80GM मिसाइल के अंतिम आपूर्ति योग्य प्रारूप का जो है सफल उड़ान परीक्षण किया। अब लिखा है अग्नि-P प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो 28 जून 2021 को DRDO द्वारा जो है वही ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के परमाणु क्षमता युक्त मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का जो है सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सफल रही। तो अग्नि-P अग्नि श्रेणी की जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। यह एक कनिस्त्रीकृत जो है मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसमें जो है 4000 किलोमीटर के परास यानी कि रेंज वाली अग्नि-4 और 5000 किलोमीटर परास वाली जो है अग्नि-5 मिसाइल के प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है इसमें अग्नि-P में, ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि इसमें कई उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कि कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेज़र, गायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली तथा माइक्रो नेविगेशन प्रणाली आदि का समावेश किया गया है। तो ये एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। विश्लेषक अग्नि-P को चीन की DF-21D पोत रोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखते हैं। उल्लेखनीय है कि DF-21D मिसाइल पारंपरिक वारहेड के साथ लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर हमला करने में सक्षम है। अभी हम बात करेंगे INS राजपूत जो कि सेवा मुक्त हो गया। फिर 21 मई 2021 को भारतीय सेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त किया। तो इसे जो है विशाखापट्टनम स्थित नौ सैनिक पोतगाह में कार्यमुक्त किया गया। INS राजपूत का निर्माण तत्कालीन USSR यानी कि वर्तमान में जो यूक्रेन है में किया गया था। इसका जो है मूल रूसी नाम क्या है, नादेजनी था, जिसका अर्थ होता है आशा। फिर 4 मई 1980 को इसे जो है भारतीय नौसेना के राजपूत श्रेणी के प्रमुख विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया था। INS राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला पोत है। इस पोत का जो है आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, राज करेगा राजपूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है, ये एक टेबल है जिसमें हम प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करेंगे। चलिए, यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन गंगा पहला वाला। तो ये भागीदार देश कौन सा था, भारतीय वायुसेना, ठीक है। अब इसका प्रकार यूक्रेन रूस युद्ध प्रभावी भारतीय नागरिकों हेतु बचाव अभियान था ये। इसकी तिथि फरवरी से मार्च 2022 थी। स्थान का कुछ नहीं लिखा है इसमें। और इसमें विशेषता क्या है, अभियान के तहत जो है 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ जो है 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया था। संबंधित देश कौन कौन से थे, तो यूक्रेन था, स्लोवाकिया था, आपका हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया था। चलिए दूसरे पे आते हैं। इसमें लिखा है धर्म गार्जियन 2022। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत और जापान है। इसमें वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ये 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक हुआ है। तो इसमें बेलगांव कर्नाटका में हुआ, ठीक है। कहाँ पे, बेलगाम कर्नाटका में हुआ। और इसमें वर्ष 2018 से भारत में आयोजित हो रहा है ये। फिर है पश्चिम लहर अभ्यास 2022, भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक बल के बीच हुआ। और ये क्या है, संयुक्त समुद्री अभ्यास है। यहाँ पे 6 से 25 जनवरी 2022 को भारत के पश्चिमी तट पे हुआ। उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक बल के मध्य जो है अंतर सेवा तालमेल बढ़ाना है, ठीक है। इसका आयोजन जो है पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में किया गया। फिर आपका है लिमितिये 2022। तो ये भारत सेशल्स के बीच, ठीक है, के साथ इन दोनों के बीच हुआ, ठीक है। अब इसमें लिखा है द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। ये अपना मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है। तो ये 22 से 31 मार्च 2020 और कहाँ पे हुआ, सेशल्स में हुआ। नवा संस्करण था, हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। फिर आप बात करेंगे मिलन 2022 की। तो 40 से अधिक देशों के युद्धपोतों उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के बीच, ठीक है। और इसमें लिखा है द्विवर्षीय बहुपक्षीय जो नौसैनिक अभ्यास है, 26 फरवरी से 24 मार्च 2022 के बीच हुआ है। ये पूर्वी नौसेना कमान द्वारा विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। और इसमें लिखा है ये इसका 11वां संस्करण था। अभ्यास का बंदरगाह चरण जो है आपका 26 जनवरी से लेकर
28 फरवरी तक। फिर समुद्री चरण 1 से 4 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। अब बात करेंगे वरुण 2022 की। तो ये भारत फ्रांस के साथ हुआ और इसमें नौसेना अभ्यास है। ये आपका 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में हुआ है। ठीक है, 20वां संस्करण इसका नौसैनिक सहयोग द्वारा किया जाता है। ये दोनों देशों द्वारा खुले और मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्या है क्षेत्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। फिर हम बात करेंगे दस्तलिक 2022। तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास है। 22 से 23 मार्च 2022 को हुआ है। यांगियारिक उज्बेकिस्तान में हुआ। ठीक है, ये तीसरा संस्करण था और अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियान में प्रशिक्षित करने का अवसर मिला यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीनेक्स 2022। तो भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना अभ्यास है यहाँ पे और ये 7 से 10 मार्च 2022 में। अब ये नवा संस्करण है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किर्च ने की। ठीक है, अब इसमें लिखा है बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में हुआ और 7 से 8 मार्च में हुआ। तो समुद्री चरण जो है 9 से 10 मार्च में कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है आपका, तो गाइस नेक्स्ट हो गया आपका काजिंद 2021 जो कि भारत कजाकिस्तान के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 1 से 10 सितंबर 2021 में हुआ। इसका आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ। ये 5वां संस्करण। दोनों दल आतंकवाद विरोधी अभियान के क्षेत्र में अपनी विशेषता और कौशल साझा करेंगे। यहाँ पे लिखा है जायद तलवार 2021। तो ये भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच में हुआ नौसेना अभ्यास है। 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर किया गया और भारतीय नौसेना की तरफ से INS कोच्चि ने भी भाग लिया और यहाँ दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता और तालमेल बढ़ाना। इसमें है मालाबार 2021। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच वार्षिक नौसेना अभ्यास है। 26 से 19 अगस्त 2021 प्रथम चरण था ये। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा है कि फिलीपींस सागर में हुआ। ये क्या है, 25वां संस्करण। वर्ष 1992 में इसकी शुरुआत हुई और भारतीय नौसेना की भागीदारी में INS रणविजय, INS सतपुड़ा, P8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान एवं एक पनडुब्बी शामिल थी। और इसने कहा कि जो इसका द्वितीय चरण है वो 12 से 15 अक्टूबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में मेजबान अमेरिकी नौसेना। और इसमें लिखा है कोंकण अभ्यास जो है भारत ब्रिटेन के बीच नौसेना अभ्यास है। 16 अगस्त 2021 को इंग्लिश चैनल में हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना के INS तवर ने इसमें भाग लिया है और यहाँ पे कोंकण श्रृंखला वर्ष 2004 में जो है शुरू की गई। फिर है कोंकण शक्ति 2021। तो ये भारत UK के बीच हुआ है आपका 21 से 27 अक्टूबर 2021। पहला त्रिसैनिक संयुक्त अभ्यास है। फिर अल मोहेद अल हिंद 2021। ठीक है, भारत और संयुक्त अरब के बीच नौसेना अभ्यास है। हार्बर चरण 10 से 12 अगस्त 2021 में दोनों देशों के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना के स्लीथ विध्वंसक INS कोच्चि ने इसमें भाग लिया। फिर है कॉर्पोरेट अभ्यास 2021। भारत इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास है। वर्ष में 2 बार होता है और ये क्या है, 27 से 24 नवंबर 2021 में। हिंद महासागर 37वां संस्करण है। भारतीय नौसेना पोत INS खरंज, डैनियर्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एवं स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट ने भाग लिया इसमें। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना कोविड-19 राहत अभियान मई 2021 में। तो गाइस इसमें लिखा है मेडिकल ऑक्सीजन विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए है। और यहाँ पे लिखा है भारतीय नौसेना के 7 जहाज़ों को तैनात किया गया। INS कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलाश्व और एरावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास 2021 की बात करें, भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। 15 से 29 अक्टूबर 2021 अलास्का USA 17वां संस्करण है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जिमेक्स 2021 भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। 6 से 8 अक्टूबर 2021 अरब सागर में 5वां संस्करण। फिर है अजय वॉरियर 2021 भारत यूनाइटेड किंगडम की सैन्य अभ्यास है। 7 से 20 अक्टूबर 2021 में हुआ है। यहाँ पे इसमें लिखा है चौबटिया उत्तराखंड भारत में हुआ है, 6ठा संस्करण। फिर लिखा है मित्र शक्ति। तो भारत श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास है। 4 से 16 अक्टूबर 2021 अम्पारा श्रीलंका में हुआ है, 8वां संस्करण। और 7वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2019 में कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। देन शांतिपूर्ण मिशन यानी कि पीसफुल मिशन 2021 संघाई सहयोग संगठन सदस्य देश इसमें शामिल हैं और ये क्या है, द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। 13 से 25 सितंबर 2021 को ऑरेनबर्ग रशिया में हुआ, 6ठा संस्करण है। फिर
ACO सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देने के लिए। सूर्य किरण 2021 भारत नेपाल के बीच सैन्याभ्यास है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। तो ये उसका 15वां संस्करण है। आतंक विरोधी अभियानों तथा आपदा राहत कार्यों के साझा अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए 14वां संस्करण नेपाल में 2019 में हुआ था। फिर है कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। तो 90 से अधिक देशों की भागीदारी है। सैन्य गश्त प्रतिस्पर्धा है 13 से 15 अक्टूबर 2021 ब्रेकन वेल्स में हुआ। तो इसे जो है सैन्य गश्त का जो है ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। भारत की ओर से जो है 4-5 गोरखा राइफल ने इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फिर इसमें लिखा है कि दक्षिण शक्ति अभ्यास 2021 भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक व भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और क्या है स्थानीय पुलिस, ये सारे इसमें शामिल है। और ये क्या है एकीकृत सैन्य अभ्यास है, नवंबर 2021 में हुआ था जैसलमेर राजस्थान में। तो इसका उद्देश्य यह जानना है कि बलों ने एक साथ कितनी अच्छी तरह समन्वय स्थापित किया। फिर है शक्ति 2021 भारत फ्रांस द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है 15 से 26 नवंबर 2021 फ्रांस छठा संस्करण 5वां संस्करण राजस्थान में 2019 में हुआ। फिर है पासेक्स भारत रशिया के बीच नौसेना अभ्यास है 14 जनवरी 2021 को अरब सागर में हुआ था। दोनों नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देने के लिए। फिर है सिटमैक्स 2021 भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में है वार्षिक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है 15 से 16 नवंबर 2021 को अंडमान सागर में 3रा संस्करण। फिर इसमें लिखा है एक्वेरिन 2021 भारत मालदीव के बीच सैन्य समुद्री अभ्यास है 6 से 19 दिसंबर 2021 में क्या लिखा है कड्डू द्वीप पे हुआ मालदीव में और ये इसका 11वां संस्करण रहा। अब कुछ सूक्ष्म दृष्टि ये देख लेते हैं। तो इसमें रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो उसका नाम है सरमत। फिर भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किससे किया गया था, तो Su-30 MKI विमान INS दिल्ली पोर्ट से। फिर भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया, तो है 8वें संस्करण का। फिर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो यहाँ पे है राजस्थान। फिर इसमें लिखा है इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, तो आयरन बीम। तो HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, तो नाइजीरिया। फिर का हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम HDI 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर। भारत की पहली मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान D0228 से उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी, तो डिब्रूगढ़ असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, लीलाबारी असम। फिर है नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है, यूक्रेन। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की, तो है एस्टोनिया ने की। ठीक है। फिर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। फिर है सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया, तो तेजस MK1। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, भारत। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL-87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो SpaceX द्वारा। फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना का कहाँ शुरू की गई, तो आंसर है आपका इंदौर में। फिर इसमें लिखा हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का क्या नाम है, तो यह 2020 XL5। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया, डॉक्टर E पुनगुझली। यह डॉक्टर E पुनगुझली द्वारा किस चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया, तो इसमें है बेंजो B।
थियोफीन। फिर किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो ये है आपका आंसर फिलीपास। फिर आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक मतलब HAL द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कर्ष में तैनात होने वाले विमान का क्या नाम है? तो है ALH-MK3। फिर है BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किस उद्देश्य से संचालित किया गया? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है चर्चा में रहा तेलिनी लापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। देश के दृष्टि बाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्र का उपयोग कर सकेंगे? डिजिटल एम्बोसिंग टेक्नोलॉजी। ये नवोन्मेषित प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की? तो NATMO। फिर इसमें NATMO का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। किस मंदिर को संयुक्त रूप से शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-23 के लिए नामांकित किया गया? तो इसमें होयसल मंदिर को। फिर है यह मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। तो हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया? कर्नाटका। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मतलब मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की? तो ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम प्रिस्टीमोंटिस ग्रेटा थनबर्ग है। तो इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? स्वीडन से। तो भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया? केरल। फिर नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इसमें है जानवी डांगेती। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण का विषय क्या था? ग्लोबल मीट्स लोकल। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? जैतापुर महाराष्ट्र। इन रिएक्टरों को किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा? फ्रांस। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 9900 मेगावाट। फिर है ABU रोबोकॉन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता। ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन कब होगा? अगस्त 2022 में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। फिर ABU रोबोकॉन 2022 की थीम क्या है? थीम है लगोरी। फिर इसमें ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजक एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रहीय रक्षा परीक्षण मिशन क्या है? डार्ट। फिर है डार्ट का फुल फॉर्म बताइए। तो इसमें लिखा है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। तो भारत का पहला यानी कि वन हेल्थ सहायता संघ लॉन्च किया जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने?